अब अगेन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां पर आता है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड मॉनेटरी सप्लाई, जिसको हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। सो यहां पर सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड की यहां पर बात कर लेते हैं, जिसकी डेफिनेशन बोलती है कि इट रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो जितने भी टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय, सारे सेक्टर्स हो गए हमारे जो उसको बाय करना चाहते हैं ड्यूरिंग अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग 1 ईयर या फिर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, एक साल में जितना भी सारे सेक्टर्स बाय कर रहे हैं उसको एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। और यहां पर कौन कौन से वो सेक्टर्स होते हैं उसकी बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फिर नेट एक्सपोर्ट्स। चार यहां पर आपके कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहां पर 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, सो 2 सेक्टर इकोनॉमी में आपका क्या आ जाएगा यहां पर AD इक्वल्स टू C प्लस I, यानी कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट लेंगे, तो यहां पर कंजम्पशन हाउस होल्ड कर रहा है, इन्वेस्टमेंट यहां पर प्राइवेट फर्म्स कर रही हैं। अब देखो यहां पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो भैया इस जो टेबल है ना इसको आपको दिमाग में रखना है। कैसे दिमाग में रखना, बहुत ही ईजी है। इनकम हमेशा आपकी 0 से स्टार्ट होगी और 100 का यहां पर डिफरेंस होगा, तो 0, 100, 200, 300, 400 इतना अपन को याद रहेगा। कंजम्पशन हमेशा 0 लेवल ऑफ इनकम पे 40 का रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहा जाता है और ये 40 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें 80 का डिफरेंस होता है। तो 40 से स्टार्ट करो, 80 का डिफरेंस लाओ, तो 80 प्लस 40 120, 120 में 80 प्लस करोगे 200, 200 में 80 प्लस करोगे 280, ऐसे करके इस टेबल को याद कर सकते हो। कंजम्पशन हमेशा ऐसे ही आता है आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है 20 पर, चाहो तो 20 पे कांस्टेंट कर दो या तो 40 पे कांस्टेंट कर दो, एक चीज है और हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दोनों को प्लस करके एग्रीगेट डिमांड बना सकते हो। तो ऐसे करके आप टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हो एग्रीगेट डिमांड का, अगर क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है तो। ठीक है, उसके बाद फिर अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पर जाता है इसका जो ग्राफ, तो ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर है, जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर वाई एक्सिस बनाना है, एक्स एक्सिस बनाना है। इन्वेस्टमेंट आपका देखो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन आप लोग को बना देनी है। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां पर जो कंजम्पशन है वो भी यहां पर देखोगे थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, जिसको C बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्यों होता है? क्योंकि आपके पास चाहे 0 लेवल ऑफ इनकम क्यों ना हो, आप कुछ ना कुछ खर्चा यहां पे करोगे अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि अभी भी आप लोग की 0 लेवल ऑफ इनकम है पर आप लोग खाते पीते तो डोमिनोज में हो। क्लियर है बात? अब यहां पर इन दोनों को प्लस करके हमारा एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। क्लियर है बात? अब यहां पर एक बार और चीज देख लेते हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं यहां पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर करना है। AD इक्वल्स टू C प्लस I होता है, इट इज डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन कर्व एंड इन्वेस्टमेंट कर्व। AD जो होता है हमेशा अपवर्ड स्लोप करता है। क्या करता है? अपवर्ड स्लोप करता है। और यहां पर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड नेशनल इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी। क्लियर है बात? चलो अब आगे चलते हैं अपने एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। तो यहां पर क्या बोला गया है कि इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। तो यहां पर सप्लाई की बात की जा रही है, सेल करने की बात की जा रही है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो कितना सप्लाई हो रहा है? तो देखो यार, जितना आप गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो उसको आप सप्लाई कर रहे हो, और जितना आप सप्लाई कर रहे हो, जितना सेल कर रहे हो, उससे जो इनकम जनरेट होती है आप उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड इसलिए इसी से हम लोग नेशनल इनकम बनाते हैं। तो जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो इकोनॉमी में वही इक्वल्स टू आपका नेशनल इनकम होगा, क्योंकि जितने में भी आप बेचोगे उस पैसे को आप रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और इन्हीं सबको मिलाकर के नेशनल इनकम बनती है। आई होप सो आई एम क्लियर। एंड इसलिए AS इज ऑलवेज इक्वल्स टू Y, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। अब हम लोग एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं, तो यहां पर फिर से देखो ग्राफ में फिर से जो इनकम है हमेशा 0 से 100, 200, 300, 400 जा रही है। कंजम्पशन आपका जो है यहां पर जा रहा है, कैसे जा रहा है? 40 से चालू हो रहा है, 80 का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं सेविंग्स की बात करता हूं तो बेटा हमेशा -40 से स्टार्ट होगी, क्योंकि कंजम्पशन जितना होगा उतना ही आपका -40 होगा। एक और चीज आपको क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन आपका आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा, उसमें क्या होगा कि आपको सेविंग्स -40 दी रहेगी। तो आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन समझ जाना है कि हमेशा 40 ही होगा, क्योंकि उसमें बस 40 है वो, इसलिए वो माइनस में चला गया। तो जितना भी आपका सेविंग दिया गया हो उसका माइनस साइन हटाओ, वही आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। ठीक है, अब सेविंग्स को याद करने के लिए आपको क्या करना है, इस टेबल को बस इतना याद कर लो कि जो -40 से स्टार्ट होगा 20 का डिफरेंस रहेगा। तो -40, -20, 0, 20, 40, 80। तो यहाँ पर 20 का रहेगा, उसमें 80 का डिफरेंस रहता है कंजम्पशन में। दोनों को प्लस करो, AS निकल के आ जाएगा। इसका कर्व जल्दी से अपन देख लेते हैं।
सो यहाँ पर अगर हम लोग कर्व देखते हैं तो कुछ नहीं रहता है, बस ऐसा एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ और एक 45 डिग्री की लाइन खींच दो यहाँ पर, दैट इज योर एग्रीगेट सप्लाई विच इज इक्वल्स टू इनकम। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपन लोग कंजम्पशन फंक्शन पे, जो कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है कंजम्पशन और इनकम की। क्लियर है बात? अब यहाँ पर जल्दी से देखते हैं तो कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या बोलता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन इंक्रीज होता है, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। वाई? आपकी एक जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे कंजम्पशन होगा, लेकिन जिस रेट पर इनकम इंक्रीज हो रही है उस रेट पर कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम आने के बाद हम सब लोग सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है बात? ओके। तो अब यहां पर इसका ग्राफ अपन लोग देख लेते हैं। तो ये है वो ग्राफ जो कि हम लोग को बताया गया है। तो सबसे पहली बात, जब हमारा ये जो ये सबसे पहले हमने क्या किया, एएस बनाया और कंजम्पशन बनाया। क्लियर है बात? इनकम बनाया और कंजम्पशन बनाया। उसके बाद फिर इसके पहले ये जो जिस लाइन पर इन लोग इंटरसेक्ट करेंगे इसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पर कंजम्पशन और इनकम हमेशा इक्वल होते हैं। क्लियर है बात बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, प्लीज यहां पर ध्यान लगा लो। और यहां पर जो सेविंग्स होती हैं वो जीरो होती हैं। इसके पहले आपका ये जो पॉइंट है, इसके पहले ये वाला जो एरिया है, यहां पर सेविंग्स आपकी नेगेटिव होती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होता है। तो 100 रुपए कमा रहे हो तो 150 रुपए का खर्चा कर रहे हो, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है? अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं तो इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपका जो कंजम्पशन है वो कम हो जाता है इनकम से, इनकम ज्यादा हो जाती है और सेविंग इस एरिया में पॉजिटिव हो जाती है। फिर सेविंग अपन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो अब यहां पर अगर मैं आगे बात करता हूं तो दो तरीके की यहां पर कंजम्पशन होती है। सबसे पहला होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेकंड होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज मतलब आप एवरेज कितना कंज्यूम कर रहे हो। एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है कि आप लोग यहां पर जो C अपॉन वाई कर दोगे, यानी कि C अपॉन वाई विल बी योर फॉर्मूला। ठीक है? टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, इसका रेशियो आप निकाल लोगे। अब थोड़ा सा इसके फैक्टर्स की जल्दी से बात कर लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट इज एपीसी कैन बी मोर देन 1 व्हेन C इज ग्रेटर देन वाई। तो ऑफ कोर्स ये बात, अगर आपका कंजम्पशन आपका y से ज्यादा है तो यहां पर एपीसी 1 से ज्यादा ही आंसर आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 50 रुपए की इनकम कमा रहे हो, 100 रुपए खर्च कर रहे हो, तो अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आएगा यहां पर, दैट इज, तो एपीसी इज ऑलवेज मोर देन 1। अगर एपीसी इक्वल टू 1 कब होगा, जब ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है, तो एपीसी 1 आ जाएगा। कैसे? 100 रुपए कमाया, 100 रुपए ही खर्च किया, डिवाइड करो, 1 ही आंसर यहां पे आएगा। अगर मैं एपीसी इज लेस देन 1 की बात करता हूं तो जब कंजम्पशन कम हो जाता है इनकम से, तो ऑफकोर्स बात है एवरेज जो कर रहे हो वो भी तो बेटा कम ही आएगा ना 1 से, तो 1 से यहां पर कम हो जाएगा। तो अगर 100 रुपए कमाया, 50 रुपए यहां पे खर्च किया, तो 0 पॉइंट कितना आंसर आएगा, 50 को डिवाइड करो 0.5 आंसर आएगा। तो 0.5 आपका जो है लेस देन 1 हो जाता है। इसके अलावा एपीसी फॉल्स विथ राइज इन इनकम, जो कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि पीपल स्टार्ट सेविंग आफ्टर सम टाइम, एंड एपीसी कभी भी बेटा जीरो नहीं हो सकता। जीरो लेवल पर भी तुम्हारा 40 का यहां पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, क्योंकि कोई ना कोई भैया बेसिक नीड्स हम लोग फुलफिल कर रहे होते हैं। आई होप सो आई एम क्लियर। आगे चलते हैं अपने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, यानी कि अगर मैं तुम्हारी इनकम को बढ़ा देता हूं तो वो जो बढ़ी हुई इनकम है उसका तुम कितना कंज्यूम करोगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर, एमपीसी। अब जो एमपीसी होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रेंज करेगी, यानी कि या तो 0 आंसर आएगा, या तो 1 आंसर आएगा, या तो उसके बीच में आएगा, इसके अलावा 1 से ऊपर नहीं जाएगा। एमपीसी जो होता है पुअर का, वो ज्यादा होता है एमपीसी ऑफ रिच से। ऐसा क्यों, इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, तो हमेशा याद रखना जो एमपीसी पुअर का जो होता है ज्यादा होता है, क्योंकि वो जो बढ़ी हुई इनकम होता है ना उसको भी खर्च कर देता है। तो अगर उसकी इनकम 100 से 200 रुपए हुई तो बढ़ी हुई इनकम यहां पे 100 रुपए हुई, समझ लो 100 रुपए उसकी पहले इनकम थी, अब उसकी इनकम 500 रुपए हो गई, तो 400 रुपए से उसकी इनकम बढ़ी, तो ये 400 रुपए की इनकम को वो और खर्च कर देगा। तो यहां पर एमपीसी ऑफ पुअर ज्यादा हो गया, लेकिन जो रिच है उसको तो भाई कोई मतलब नहीं, इसका बहुत पैसा है, तो वो 400 रुपए को सेव कर लेगा, खर्चा नहीं करेगा उसको बढ़ी हुई इनकम को, इसलिए यहां पर एमपीसी पुअर का ज्यादा होता है। एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आप अपना पैसा सेव करने लग जाओगे, और सेव करने लग जाओगे तो एमपीसी यहां पर फॉल हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं अपने सेविंग फंक्शन की। सेविंग फंक्शन हमारा यहां पर कैसे काम करता है, तो सेविंग इक्वल्स टू यहां पर सी बार माइनस सी बार
प्लस 1 माइनस बी वाई। यहाँ पर जो 1 माइनस बी है इसका मतलब क्या है आपका MPC, और 1 माइनस MPC को आप क्या बोल रहे होते हो, MPS, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्लियर है बात, जल्दी से यहाँ पर बता दिया क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डेरिवेशन कर देते हैं। तो ये देखो जरा, कभी कभी इस पे आ जाता है कि कंजम्पशन से सेविंग कर निकालो, तो बस कुछ नहीं है यार, देखो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर कंजम्पशन कर्व आप बना दो जल्दी से, जैसा आप लोग को अभी मैंने बताया था सेविंग्स वाला। ये कंजम्पशन कर्व बनाया, ये आपकी ये कंजम्पशन की लाइन हो गई और ये आपकी इनकम की लाइन हो गई। यहाँ पर जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हो उससे एक नीचे डॉटेड लाइन गिरा दो सेविंग कर्व के ऊपर, और ये जो सेविंग कर्व है आपका सिंपल बनता है जीरो। यहाँ से एक टेढ़ी लाइन खींच दी, दैट्स ऑल। हमेशा सेविंग पहले नेगेटिव होती है, दोनों का ब्रेक इवन पॉइंट मिला देना जहाँ पर सेविंग जीरो होगी। एक ग्राफ को जल्दी से एक बार देख लो, बस दैट्स इट, यहाँ पर जल्दी से आपका हो जाएगा। अब दो तरीके की सेविंग्स होती है, एक होती है APS और एक होती है MPS। APS अगेन S अपॉन Y, टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम होती है। अब थोड़ा इसके पॉइंट्स बता देता हूं जो कि APC से बिल्कुल उल्टे चलते हैं। तो यहां पर जो APS है, इट कैन नेवर बी 1, कभी भी 1 नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 100 रुपए कमाया है तो आप पूरा 100 रुपए कभी भी सेव नहीं करोगे, कुछ ना कुछ खर्चा तो करोगे। तो APS कैन नेवर बी 1। देन APS कैन नेवर बी मोर देन 1, यानी कि अगर आपने 100 रुपए कमाया है तो उतना ही, उससे कम ही सेव करोगे, कभी भी उससे ज्यादा सेव नहीं कर सकते। सो APS कैन नॉट बी मोर देन 1, यहां पर बोला गया बेटा 1 हो सकता, मोर देन 1, हाँ नहीं 1 भी नहीं हो सकता, मोर देन 1 भी नहीं हो सकता। APS कैन बी जीरो, यस इट कैन बी जीरो, क्योंकि जो ब्रेक इवन लेवल होता है हमारा, वहां पर जो हमारी सेविंग्स होती है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि हम लोग पूरा कंज्यूम कर सकते हैं। APS कैन बी लेस देन 1, ऑफ कोर्स ये बात है, लेस देन 1 हमारा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब भी इनकम हमारी सेविंग से ज्यादा होती है तो यहां पर लेस देन 1 यहां पर हो जाती है। APS नेगेटिव भी हो सकती है, बिल्कुल नेगेटिव हो सकती है। तो जब हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन कर रहे होते हैं जीरो लेवल ऑफ इनकम पे 40 का, तो हमारा -40 का यहां पर क्या होता है, सेविंग्स होती है, तो इट कैन बी नेगेटिव। APS इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका APC तो डिक्लाइन होगा लेकिन APS आपका ऊपर चला जाएगा। क्लियर है बात। MPS की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। MPS इज चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। आपकी 100 रुपए से 300 रुपए इनकम हुई, 200 रुपए से आपकी इनकम बढ़ी, आप उसको सेव करोगे या फिर क्या करोगे। तो इसका भी सेम बिल्कुल होता है कि MPS कैन बी 0 and 1, यहां पर हो जाता है तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और यहीं से हमारा यहां पर खेल समाप्त हो जाता है। अब जो MPC और MPS है उसके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 होता है और APC प्लस APS इक्वल्स टू 1 होता है। बेटा याद कर लेना, ये फॉर्मूला में जरूर से जरूर काम आने वाला है। अब अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करता हूं तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वहां पर एक ऐसी सिचुएशन होती है इन विच जितने भी लोग होते, जितने भी पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो भी वेज रेट चल रहा है उस पर आप काम करना चाहते हो, आप काम कर सकते हो, वो यहां पर जो है उनको मिल रहा है, कोई भी डिफिकल्टी के बिना वहां पर काम मिल रहा है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट यहां पर आएगा, किसी भी प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर नहीं होगा। इसके अलावा एक और चीज आ जाती है कि यहां पर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू सिचुएशन जहां पर आप काम तो करना चाहते हो, आप एबल भी हो, विलिंग टू वर्क हो, पर आपको यहां पर काम नहीं मिल रहा है, और अगर आपको काम मिल रहा है तब भी आप काम नहीं कर रहे हो, तो दैट इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप सो आई एम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। तो जब भी आपको आपके क्वेश्चन में या कहीं पर भी इक्विलिब्रियम लेवल आपका वर्ड दिखता है, यानी कि आपका या तो AD इक्वल्स टू AS है या तो I इक्वल्स टू S है, यानी कि सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई है। इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आने वाला है, तो आपको सबसे पहले AD/AS अप्रोच यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसका एक क्वेश्चन एक तरीके से गारंटेड होता है कि आता ही आता है, पर कैसे करना है जरा बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग एक डेफिनेशन डालोगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू कीनेजियन थ्योरी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज एन इकोनॉमी डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू टोटल आउटपुट, यानी कि एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों ही यहाँ पर इक्वल होते हैं, दोनों को हम लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं, तो ये आपकी डेफिनेशन बन जाती है। उसके बाद फिर आप उसके कंपोनेंट्स को थोड़ा सा बता दो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। क्लियर है बात, आपने एक बार इसको बता दिया। उसके बाद फिर आप लोग आगे चलोगे और यहाँ पर बना दोगे एक अच्छी सी टेबल। अब टेबल भैया याद कैसे रहेगी, टेबल तो समझ ही भी नहीं आ रहा, अगर आ गई तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी है। इनकम हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, 100 पे जाएगी, 200, 300, 400, 500, 600 तक चले जाना। कंजम्पशन ऑलरेडी बताया था 40 से स्टार्ट होता है, 80 का डिफरेंस यहां पर होता है, तो 40 से 120, 120 से 200, 200 से 280, 80 का डिफरेंस है यहाँ पे। सेविंग्स में 20 का डिफरेंस होता है और -40 से स्टार्ट होती है, तो -40 से स्टार्ट किया, -20 हुई, 0 हुई, 20, 40, 60, 80 तक चली गई। क्लियर है बात। इन्वेस्टमेंट मैंने क्या बोला था, कॉन्स्टेंट रहता है, या तो उसको 20 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। इसके अलावा AD/AS अपन आराम से निकाल सकते हैं, दोनों को प्लस कर दो, C+I प्लस कर दो, AD निकल आएगा, C+S प्लस कर दो, यहाँ पर AS निकल आएगा।
क्लियर है बात, बहुत ही इजी है। अब एक पॉइंट यहां पर आएगा जहां पर आपका जो एडी और एएस है वो दोनों हैं इक्वल आपके हो जाएंगे, जो कि 400 का पॉइंट आएगा। यहां पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे बेटा, बस एडी और एएस को यहां पे ड्रॉ करना है, बहुत ही ईजी है। कैसे ड्रॉ करना है, यहां पर सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दो, यहां से निकाल दो आपका इनकम यानी कि एएस, और यहां पर निकाल दो आपका एडी। दैट्स ऑल, खत्म। यहां पर जहां पर मीट करेंगे उसको बोल देना कि इसको हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बोलेंगे, नीचे पॉइंटर गिरा देना। दैट्स ऑल, खत्म। यहां पर तुम्हारा काम है। अब देखो बस तुम लोग को थोड़ा सा यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा ग्राफ को ही जो नेमिंग करोगे ना उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो अपना, उसके बाद फिर जाओ कि यहां पर क्या होता है इसका। तो अब देखो जल्दी से बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसी पे क्वेश्चन आने वाला है कि सबसे पहले अगर आपका एडी जो है अगर वो एएस से ज्यादा है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड आपका एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, जितना भी सप्लाई हो रहा है, जितना लोग बेच रहे हैं उससे ज्यादा खरीद रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, तो आप लिखोगे व्हेन प्लान्ड स्पेंडिंग, हमेशा एडी को प्लान्ड स्पेंडिंग से यहां पे बोलोगे, इज मोर देन प्लान्ड आउटपुट, यानी कि जो एएस है उसको प्लान्ड आउटपुट से हम लोग यहां पर बोलते हैं। देन जो एडी कर्व है लाइज अबव द 45 डिग्री लाइन, ये लिखना हो तो लिखना। इट मीन्स दैट जो हाउस होल्ड्स हैं एंड फर्म्स हैं वुड बी बाइंग मोर गुड्स, यानी कि यहाँ पर जो हाउस होल्ड्स हैं और जो फर्म्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पर गुड्स यहाँ पर बाय कर रहे हैं, इसलिए तो अपना एडी ज़्यादा है। और इससे क्या हो रहा है कि जो फर्म्स हैं जितना भी सेल कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पर खरीदी चल रही है। इससे क्या होगा कि हमारी जो प्लान्ड इन्वेंट्री है वो फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल, यानी कि हमारी जो प्लान्ड इन्वेंट्री है, अब इन्वेंट्री मतलब जो भी सामान हमारे घर में या फिर हमारे स्टॉक में रखा हुआ है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, इन्वेंट्री हमारी गिर जाएगी, क्योंकि सब लोग खरीदे जा रहे। क्लियर है बात। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक, यहाँ पर इन्वेंट्री को वापस लाने के लिए यहाँ पर और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, और ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, ताकि यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड को मीट कर सके। और ये कब तक चलेगा, जब तक एडी और एएस वापस इक्वल नहीं हो जाते। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बिल्कुल रट लो बेटा अभी के अभी, सुबह सुबह। इसके अलावा एडी अगर कम होता है एएस से, जो कि हमारा सेकंड केस आता है, यानी कि आपने बहुत सारा सामान बना के रख लिया पर कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो प्लान्ड स्पेंडिंग होता है वो कम होता है प्लान्ड आउटपुट से। तो यहाँ पर जो प्लान्ड स्पेंडिंग है वो प्लान्ड आउटपुट से कम है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपका जो हाउस होल्ड्स और फर्म्स हैं वो यहाँ पर कम गुड्स और सर्विसेज बाय कर रहे हैं। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण आपकी जो आपकी इन्वेंट्री है, प्लान्ड इन्वेंट्री है, वो यहाँ पर राइज अबव हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आपने क्या किया था 10-15 लड्डू बना के रखे थे पर वो लड्डू कोई खाने ही नहीं आया, तो आपके लड्डू यहाँ पर बढ़ गए। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, आप क्लियर करोगे अनवांटेड इन्वेंट्री को। तो आप बोलोगे अब आगे लड्डू नहीं बनाना, वो तो भाई रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप अनवांटेड इन्वेंट्री को क्लियर करने के लिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर दोगे, प्रोडक्शन यहाँ पर घटा दोगे, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। आई होप सो आई एम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच यहां पर अपन लगा लेते हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच में भी बिल्कुल सेम काम होता है, बस सेविंग और इन्वेस्टमेंट का नाम यहां पे दे दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले फिर से डेफिनेशन आप लोग लिखोगे, According to this approach, the equilibrium level of income is determined as a level when planned saving is equals to planned investment. तो planned saving आपका planned investment के इक्वल यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर सेम अगेन इनकम आप बना दोगे, कंजम्पशन बना दोगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे बनाना है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और रिमार्क्स दे दोगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट पर आपका तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो बिल्कुल यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। 40-40 पर कुछ नहीं करना है, सेम काम करना है। क्या करना है, एडीएस का ही ग्राफ बनाना है। एएस यहाँ पे बना दो, एडी यहाँ पर बना दो। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसे बनाओगे, सेविंग का बस आपको यहाँ पर एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सेविंग का जो नीचे से जा रहा था उस पर बस इन्वेस्टमेंट जो कि कांस्टेंट होती है उसको ऐसे कर देना, बस दैट्स इट। क्लियर है बात। तो जहाँ पर भी वो इंटरसेक्ट होंगे वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बन जाएगा। इसका जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर से मैं यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ कि इफ प्लान्ड सेविंग इज मोर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, तो आफ्टर पॉइंटिंग इन द गिवन डायग्राम इट मीन्स द हाउस होल्ड्स आर नॉट कंज्यूमिंग। तो अगर सेव ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहां पर आपका जो प्लान्ड यहां पर क्या हो जाएगा, जो हाउस होल्ड है वो ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे, वो ज्यादा सेव करना चाह रहे हैं। इसके कारण आपकी जो इन्वेंट्री है वो फिर से बढ़ जाएगी। क्लियर बात है, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से अनएम्प्लॉयमेंट कर देंगे, यहाँ पर फिर से हम जो प्रोडक्शन है उसको खत्म कर देंगे। अगर बात करते हैं इसके सेकंड केस की, तो यहाँ पर जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, अगर वहाँ पर सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यानी कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी जो इन्वेंट्री है, जो अनप्लान्ड इन्वेंट्री है, या फिर जिसको हम लोग बोल रहे थे यहाँ पर प्लान्ड इन्वेंट्री, सॉरी, तो जो प्लान्ड इन्वेंट्री है वो यहाँ पर कम हो जाएगी डिजायर्ड लेवल से, और डिजायर्ड लेवल से कम हो जाएगी तो हम लोग ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगे, आउटपुट बढ़ा देंगे, ताकि यहाँ पर वो बैक अपने उस पर आ जाए। कब तक करेंगे, जब तक एडी इक्वल्स टू एस
हो जाता है। आई होप सो आई एम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 3 तरीके के एम्प्लॉयमेंट आते हैं। तो सबसे पहले आता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहाँ पर बिल्कुल फुल एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, तो यहाँ पर आपका एडी और एएस इक्विलिब्रियम लेवल पर रहेगा। इसके अलावा अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट रहता है तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो जल्दी से देख लो, यहाँ पर ग्राफ दिखा रहा हूँ। दैट इज कि यहाँ पर सबको सेम बनेगा, बस जो आपका एडी है ना उससे नीचे, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो आपकी डिमांड नीचे हो जाएगी। तो बस एक और ये जो लाइन मैंने अभी बनाई है ना, ये आप नीचे बना देना, दैट्स इट। उससे जो अंडर क्रॉस करेगा उसको नीचे बना देना और एक्स को बना देना, तो ये आपका गैप आ गया, दैट्स इट। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ओवर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो ओवर यानी कि ज़्यादा डिमांड हो गई है, तो क्या करोगे, सेम ग्राफ बनाओगे, एएस बनाओगे, एडी बनाओगे। बस क्या करना है अपन को, ऊपर से एक लाइन बना देनी है, एडी 1 की तो ऊपर ही आएगी क्योंकि ओवर एम्प्लॉयमेंट है, और जो यहाँ से इंटरसेक्ट होगी उससे एक नीचे लाइन बना देंगे। दैट्स ऑल। यहाँ पर अभी जल्दबाजी में भैया इतना ही कर सकते हैं अपन। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड उसकी वर्किंग के ऊपर। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करते हैं तो इट रिफर्स टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम। सो बेसिकली आप जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो उससे जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। इसको के से हम लोग डिनोट करते हैं। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका भी एक यहाँ पर पूरी की पूरी टेबल बनती है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 100 रुपये यहाँ पे रख देना है। 100 रुपये को ही आप क्या करोगे, यहाँ पर 100 रुपये की आपकी इनकम बन जाएगी, ठीक है। उसी से आप कुछ कंज्यूम करोगे और उसी का कुछ आप सेव कर लोगे। तो आप जो भी कंज्यूम करोगे वो वापस से किसी ना किसी की इनकम बन जाएगी। तो 90 रुपये यहाँ पर आ गया, फिर 90 रुपये में से वापस उससे आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे और कुछ ना कुछ यहाँ पर आप सेव करोगे। पर भैया कितना कंज्यूम करोगे, तो जितना भी कंज्यूम करोगे उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एमपीसी। तो पहले से ही आपको क्वेश्चन में एमपीसी गिवन होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपका जो एमपीसी है वो है 90%, ठीक है, और आपका 90% की 0.9 है और बाकी का जो 10% है वो यहाँ पर आप सेव कर रहे हो, और हर चीज़ पर आप ऐसे करके राउंड चलाते रहोगे। अब आप लोग कैसे यहाँ पर वैल्यू निकालोगे, तो अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू निकाल लेता हूँ, k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग उसको निकालोगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। k की वैल्यू मतलब है कि आप कितना टाइम जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कितना इनकम आपका बना देगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे तो आपकी 1000 रुपये की यहाँ पर इनकम बन गई। तो ऐसे करके इस टेबल को आप लोग बना दोगे। एक बार रिलेशनशिप यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो रिलेशनशिप होती है वो डायरेक्ट होती है k और MPC की। तो k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC यहाँ पर हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आपकी लार्जर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर आएगी, लोअर द वैल्यू ऑफ MPC होगा। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो जल्दी से एक्सेस डिमांड और डिफ्लेशनरी, यहाँ पर ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपका एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। बहुत ही इजी है, कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर सिंपली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दो। यहाँ पर फिर से ए एस को यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन से बना दो। उसके बाद फिर एग्रीगेट डिमांड थोड़ा ऊपर से खींच दो, जहाँ पर भी मीट करेगा उससे ऊपर फिर से एग्रीगेट डिमांड बना दो, क्योंकि इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मतलब क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा आपका जो एग्रीगेट डिमांड है, ज़्यादा यहाँ पर डिमांड हो रही है, तभी तो इन्फ्लेशन आया ना। इसलिए यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड फिर से बना दो, ऊपर साइड पर डॉटेड लाइन जो वहां पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा उसको यहां पर नीचे कर दो। तो सिंपल सी बात है, सिंपल है यहां पर। और यहां पर आप इंपैक्ट क्या लिखोगे, इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो आउटपुट होता है उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता, क्योंकि हम ऑलरेडी फुल एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो फिर से मैंने वो सेम चीज बता दी कि कोई भी चेंज यहां पर नहीं आएगा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर, क्योंकि ऑलरेडी हम फुल एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। तो यही चीज़ आप लोग को दोनों में लिख देना है। अगर हम लोग जनरल प्राइस लेवल की बात करें तो हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस है वो बढ़ जाएगी, तो यहां पर इन्फ्लेशन यहां पर आ जाएगा। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको कंट्रोल कैसे करोगे, तो कंट्रोल करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आओगे। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो फिस्कल पॉलिसी आपकी ऐसी पॉलिसी होती है जहां पर जो सेंट्रल बैंक होता है यहां पर टैक्सेशन पॉलिसी लेकर के आती है और यहां पर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पॉलिसी लेकर के आती है। तो फिस्कल मतलब कि गवर्नमेंट कहां पे खर्चा करेगी, कहां पे नहीं करेगी, प्लस यहां पर जो टैक्स है वो बढ़ेगा कम होगा, इससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी होती है वो फिस्कल में आती है। मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर क्या हो जाती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द RBI, जहां पर वो मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करती है। तो अपना बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट कोऑपरेशंस, इन सबसे वो कंट्रोल करेगी, प्लस CRR, SLR, इन सबसे क्या करेगी, यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। अब देखो यहां पर कैसे होता है, तो यहां पर एक्सेस डिमांड को कैसे कर रहे हैं, तो देखो फिस्कल मेजर्स यहाँ पे क्या लिया जाएगा कि टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा ताकि यहाँ पर लोगों के पास से पैसा निकल जाए। रिडक्शन कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में, गवर्नमेंट अपना जो है यहाँ पर रिड्यूस कर देगी, यहाँ पर जो है जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों यहाँ पर यूज होगा। तो क्वांटिटेटिव में सबसे पहली बात तो बैंक रेट, रेपो रेट, हर चीज यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी। रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दिया, सेल कर दिया सिक्योरिटीज का। इसके अलावा जो यहाँ पर आपका
LRR है यानी कि CRR और SLR ये दोनों भी बढ़ा दिया जाएगा। अगर मैं क्वालिटेटिव की बात करता हूं तो यहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाएगा, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सुएशन, लेंडिंग एट बैंक्स, ये सब चीजें कर दिया जाएगा। ये सब ऑलरेडी अपन मनी एंड बैंकिंग में पढ़ चुके हैं तो अपन ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब आती है आपकी सिचुएशन डेफिसिट डिमांड की, यानी कि आपका AD जो है यहाँ पर कम हो गया है AS से। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, तो ऑलरेडी आप लोग को अभी भी मैंने बता दिया है कि कैसे आपको ग्राफ बनाना है। सिंपली AS को ऊपर डाल देना है और इस बार आपका जो AD है थोड़ा ऊपर से बनाना, क्योंकि नीचे आपका एक पॉइंटेड AD आएगा जिसको AD1 बोलेंगे। दोनों की लाइन यहाँ पर नीचे डाल देना, दैट्स ऑल, खत्म बात। इसके अलावा यहाँ पर इफेक्ट क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिमांड नहीं है ज़्यादा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, तो आउटपुट यहाँ पर आपका कम हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर और कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भैया लोग खरीद ही नहीं रहे तो हम लोग बनाएंगे क्यों। और यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग खरीद नहीं रहे तो प्राइस अपने आप जो है कम हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कैसे करेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर फिर से फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से करेंगे। फिस्कल पॉलिसी में यहाँ पर क्या होगा, टैक्स को डिक्रीज कर देंगे और यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको भी हम लोग यहाँ पर कम कर देंगे, नहीं इंक्रीज कर देंगे, एक्चुअली इंक्रीज कर देंगे क्योंकि पैसा यहाँ पर हम लोग को देना है। उसके अलावा जो क्वालिटेटिव टूल्स है तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, परचेज करने लगेंगे सिक्योरिटीज को, डिक्रीज कर देंगे LRR को, हर चीज यहाँ पर डिक्रीज करना है और यहाँ पर परचेज होगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। क्वालिटी में क्या होगा, क्वालिटेटिव में यहाँ पर सिंपल सी बात है, रिडक्शन कर देंगे यहाँ पर मार्जिनल रिक्वायरमेंट में, जो क्रेडिट रेशनिंग कर रहे थे उसको रिमूव यहां पर कर देंगे। मोरल सुएशन में क्या, यानी कि एडवाइस देंगे बैंक्स को कि भैया यहां पर और ज्यादा यहां पर लोन तुमको देना है जनरल पब्लिक को। दैट्स इट, ये जो चैप्टर है हमारा पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है।